नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 जो कि भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ एग्जाम 2021 के पीटी और मेंस में जो जीएस यानी सामान्य अध्ययन पूछे गए हैं उसके प्रश्नों के हल सहित विस्तृत व्याख्या को हम समझ रहे हैं, जिसमें पीटी को हम देख चुके हैं, इसमें हम मेंस को देखेंगे। मेंस के 20 प्रश्नों को भी हम इसमें चर्चा कर चुके हैं, उससे आगे हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखें, पीटी के जिन प्रश्नों को हम देख चुके हैं, ये सारे प्रश्न जो पीटी में पूछे गए थे इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इससे आगे कड़ी में जो है यानी पीटी में इसमें देखें 140 प्रश्न पीटी के हैं और हिंदी के 60 प्रश्न इसमें हैं। तो ये सारे प्रश्न हम चर्चा कर चुके हैं। और इसमें देखें तो हिंदी के आपके जो है 60 प्रश्न रहेंगे, यानी आपके जो ये देखे जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा पूर्वक कर चुके हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हिंदी जो पीटी है इसमें 60 प्रश्न होंगे, कुल मिला के 200 प्रश्न हैं, यानी 60 प्रश्न आपके हिंदी के हैं। और 1 घंटे का ये है, उसमें जो है आपका 2 घंटे का 140 प्रश्न, कुल मिलाकर आपके 200 प्रश्न हैं 200 मार्क्स के पीटी के लिए, यानी 60 प्रश्न। इस पर हम चर्चा अलग से वीडियो हिंदी में करेंगे। और इस अंक में इस लेक्चर में हम मेंस को देख रहे हैं, यहाँ से मेंस से है 2021 मेंस यानी सामान्य अध्ययन मेंस के बारे में देख रहे हैं। और ध्यान देना कि यह अंक अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के, जिसका एग्जाम जो है 2025 में बहुत जल्दी कराया जाएगा। तो इसलिए अति महत्वपूर्ण। इसमें 20 प्रश्नों को यानी प्रथम 20 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं, यानी जो 20 प्रश्न इसके हैं, शुरुआती 20 प्रश्न है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस अंक में 21 से आगे, यानी यहाँ तक हम देख चुके थे, इससे आगे 21 से आगे जो है इसको देख रहे हैं। इसमें ध्यान दें कि ये अंक जो है यूपीपीएससी के अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिसमें देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। इसके अलावा एसपीएससी जिसके अंतर्गत एमपीएससी पीटी एग्जाम 2025, इसका एग्जाम 16 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला है। इसके बाद बीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग और आरपीएससी, जीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें चलिए सबसे पहले 21वां प्रश्न को देखते हैं। तो 21वां प्रश्न आपका यह है, यहाँ ध्यान देना बाइलिंगुअल रूप में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। हिंदी को हम पढ़ेंगे और उसी के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे। 21वां प्रश्न देखें तो ये 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर डी है, पौंडीचेरी या पुद्दुचेरी में स्थापित किया गया था, यानी 21 मार्च 1974 में को जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुद्दुचेरी में की गई थी। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह हालांकि उस दौरान के लिए करंट अफेयर्स था, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। तो 22 नंबर यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 6वां स्थान प्राप्त किया था 2021 में। इसमें ध्यान दें कि 2021 में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था, और जबकि 2020 में उत्तर प्रदेश का स्थान जो था यानी कि से 7वां स्थान था। इसको लेटेस्ट डाटा से अपडेट करते हुए इस पर जो करंट अफेयर्स बनाए गए वहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर चर्चा की गई है पूर्व के अंक में, जो करंट अफेयर्स का है वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दें कि 2024 में देखें तो प्रथम स्थान जो है वो महाराष्ट्र का, दूसरे स्थान पर एमपी है 2024 के लिए। इसको आप करंट अफेयर्स के आधार पर पूर्व के अंकों में देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और प्रश्न जो ऊपर पूछा गया था, इसको और दोनों को अपडेट कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें देखें तो यह आपका था कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में, इसको 2024 में देखें तो यह इस दौरान ये तीसरा था, 24 में 5वां पूछा गया, तो 5वां को इसको अपडेट कर देते हैं। हालांकि इस पर चर्चा कर चुके हैं कि दोनों सत्य है, इन दोनों को वर्तमान दृष्टिकोण से अपडेट कर लेते हैं। इसमें देखिए पीआईबी के माध्यम से अब इसमें जो दिया गया 22 अक्टूबर 2024 को पीआईबी दिल्ली द्वारा, इसमें देखिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए, कब प्रदान किए गए? 22 अक्टूबर 2024 को। और 6वां जो है वह 2025 में, उसके लिए जो है वह इन्वाइट किए जा रहे हैं राज्यों को। तो इसमें देख सकते हैं आपका ये जो इसमें है पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पुरस्कार वितरण के कारण प्रकाश डाला गया। राज्य श्रेणी में प्रथम विजेता उड़ीसा राज्य, और इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, ध्यान देना है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान इसमें रहा है। और सारी जानकारी इसमें दी गई है कि सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में विजेता उत्तरी जोन से बांदा उत्तर प्रदेश का संयुक्त विजेता है। इसके बाद देखें उत्तरी जोन से गंदेरबल जम्मू और कश्मीर संयुक्त विजेता है ये भी। इसके बाद पश्चिमी जोन से देखें तो आपका इंदौर मध्य प्रदेश से है, दक्षिण क्षेत्र से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से है, पूर्वी क्षेत्र से बालांगीर उड़ीसा में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से धलाई त्रिपुरा। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको देखा जा सकता है। इसमें ध्यान दें कि किस मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल एंड शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसमें 38 विनर हैं को इसमें घोषणा की गई, और टोटल अवार्ड कैटेगरी 9 कैटेगरी में दिया: बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज डिपार्टमेंट, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल कॉलेज, बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड अदर देन स्कूल कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट सिविल सोसाइटी, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन एंड बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सेलेंस के 9 कैटेगरी इसमें है। तो इसमें देख सकते हैं आपका यहाँ देखा जा सकता है कि बेस्ट स्टेट में देखें पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर देखें तो आपका ये देख सकते हैं इसमें गुजरात है, पुंडुचेरी है, 3rd प्लेस ज्वाइंट विनर है, और इसके क्षेत्र इसमें दिखाया गया। इसके बाद बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में देखें तो ये उत्तर प्रदेश यानी बांदा है उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ जोन में। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं और संयुक्त रूप से है, इसके बाद यह गांदेबल जम्मू कश्मीर का ज्वाइंट विनर यहाँ उत्तर क्षेत्र से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में। और इस पर हम देख चुके हैं पीआईबी। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी देखें सूरत गुजरात का है, बेस्ट विलेज पंचायत देखें आपका पुलमपारा है केरला का। इसके बाद बेस्ट सिविल सोसाइटी देखें तो BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे का है। बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज देखें गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जेठवान का बस राजस्थान से है।
इसके बाद अदर को भी देखा जा सकता है, बेस्ट यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल कॉलेज और बेस्ट स्कूल कॉलेज, बेस्ट सिविल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसमें ये देखें तो स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए और यह हाल ही में कौन इसको किया, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया। हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 7 सितंबर को जागरूकता बढ़ाने के लिए वायु गुणवत्ता सुधार की कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। 7 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है कौन सा, स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ध्यान देना इसको। इसके बाद देखें स्वच्छ वायु संरक्षण 2024 क्या है, इसमें सारी जानकारी दी गई, इसको देखा सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण उसको देखें तो श्रेणी फर्स्ट यानी 3 श्रेणियाँ हैं। श्रेणी फर्स्ट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या, इसमें फर्स्ट सूरत है, दूसरे स्थान पर जबलपुर, तीसरे स्थान पर आगरा, उत्तर प्रदेश का ध्यान देना है। श्रेणी 2 जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच है, इसमें पहले स्थान पर फिरोजाबाद, दूसरे स्थान पर अमरावती, तीसरे स्थान पर झांसी है। और श्रेणी 3 में देखें तो 3 लाख से कम जनसंख्या में पहले स्थान पर रायबरेली, दूसरे स्थान पर नलगोंडा और तीसरे स्थान पर नालागढ़ है। विजेता शहरों के नगर आयुक्तों को नगर पुरस्कार ट्रॉफी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। स्वच्छ वायु संरक्षण के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। शहरों का वर्गीकरण 2021 की जनगणना किताब 2011 की जनगणना किताब किया, क्योंकि 2011 तक की जनगणना कराई गई है। उसके बाद 10 वर्ष के अंतराल पर जो नियमित जनगणना होती है 2021 में कोविड-19 कारण अभी तक स्थगित है, लेकिन 2025 में डिजिटल माध्यम से कराए जाने की घोषणा की गई, जिसका प्रकाशन 2026 में किया जाएगा, तो हालांकि वो फ्यूचर में होगा। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। नेक्स्ट इसमें 23 नंबर प्रश्न देखें तो 23 नंबर प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो दिए गए विकल्पों में जो महानदी है वह इस नदी घाटी यानी बेसिन जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महानदी का है। इसमें ध्यान दें कि भारत में जो बेसिन है उसमें नर्मदा जो है वह आपकी 7वीं सबसे बड़ी नदी बेसिन नर्मदा जी है। इसके बाद देखें इसमें 8वीं सबसे बड़ी बेसिन जो यह महानदी 7वीं है, नर्मदा जो है 8वीं है, यानी इस दिए गए विकल्पों में जो सबसे बड़ी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में है वो महानदी है और ये भारत की 7वीं सबसे बड़ी बेसिन है। नर्मदा 8वीं है और इसके बाद इसमें ताप्ती जो है वो 10वीं है और कावेरी 9वीं है, यानी 7 से लेकर 10 तक इसी विकल्प में दिए गए हैं। और भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन क्षेत्रफल देखें तो गंगा नदी है, यानी पहले स्थान पर जो है गंगा नदी जो बेसिन है वो भारत की सबसे बड़ी जो है नदी बेसिन है। और भारत की सबसे छोटी नदी बेसिन देखें तो वो अरवारी है, यानी अरवारी नदी बेसिन जो है वो सबसे छोटी है भारत में। और सबसे बड़ी पहले स्थान पर देखा गंगा जी हैं, दूसरे स्थान पर सिंधु हैं, तीसरे स्थान पर गोदावरी है, चौथे स्थान पर कृष्णा है, 5वें स्थान पर ब्रह्मपुत्र हैं, 6वें स्थान पर लूनी है और 7वां से लेकर 10वां तक हमने देख लिया, यानी टॉप 10। इस प्रकार से भारत में नदी बेसिन क्षेत्रफल में GS वर्ड के नोट से यदि भारत की नदियों को देखना चाहें तो इसमें सारी नदियाँ दिखाई गई हैं। जिसमें गंगा जी देखें, भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा जी हैं ये 2525 किलोमीटर भारत में इनका प्रवाह है और इनका उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी होता है, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। और गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा जी जो नाम है वो देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग मिलती हैं उत्तराखंड में, ये गंगा जी बनती हैं। इनका सम्मिलित नाम है मिलन स्थल देवप्रयाग, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह UPPSC अपर पीटी एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। और ये सारी नदियाँ जो महत्वपूर्ण है इसको आप देख सकते हैं, GS बोर्ड के नोट से दिया गया है। इन नदियों के बारे में आप देखना चाहें तो ये सारी नदियाँ इसमें दी गई हैं। हालांकि इसमें बेसिन संबंधी प्रश्न था, बेसिन संबंधी प्रश्न इसमें नहीं दिया गया, लेकिन नदियों को आप देख सकते हैं इसमें, यानी भारत की संपूर्ण महत्वपूर्ण नदियाँ इसमें कवर की गई हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें 24 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें मैचिंग करना, वैज्ञानिक का नाम और कार्यक्षेत्र दिया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें बहुत ही फेमस है, आप एक मिलाकर भी इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। एम एस स्वामीनाथन जी हैं, हरित क्रांति में, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी हैं, जिनका निधन जो है 2023 सितंबर 2023 में हो गया था। और यह 2024 में यानी फरवरी 2024 में 5 लोगों के साथ इनको भी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो एक डी का एक है, डी का एक का मतलब 2 विकल्प अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी यह आपका एलिमेंट हो गया। इसमें सही होने के चांसेस जो है 50-50% आपके पास हो जाएंगे, बी और डी में से होना है। इसके बाद बिरबल साहनी को यदि आप जानते हैं जीवाश्म वनस्पति विज्ञान संबंधित है, यानी ए का 3 तो अपने आप बी सही हो जाएगा, यानी यह आपके हो गए। इसके बाद बी का 4 हो जाएगा, यानी केसी मेहता, यानी इसमें देखें बी जो केसी मेहता हैं ये 4 पादप रोग विज्ञान संबंधित हैं। पी माहेश्वरी यानी सी में देखें तो यह भ्रूण विज्ञान संबंधित है, इसका जो सही मैचिंग बी रहा। चलिए 25 देखते हैं। 25 उत्तर प्रदेश कृषि विधि यानी विविधीकरण परियोजना यानी यूपी ड्रग्स प्रायोजित की गई, 25वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान दें विश्व बैंक है, यानी इसमें जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई, यानी इसका स्पॉन्सर वर्ल्ड बैंक है और उत्तर प्रदेश सरकार है। यानी ध्यान दें कि इसमें जो है इसके स्पॉन्सर देखें तो वर्ल्ड बैंक है, साथ में RKVY है, पहले चरण में वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको स्पॉन्सर किया, दूसरे चरण में RKVY है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। लेकिन विकल्प के हिसाब से स्पॉन्सर पूछ रहा है तो वर्ल्ड बैंक इसमें सही है, यानी वर्ल्ड बैंक हुआ यूपी डास्प का स्पॉन्सर उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के लिए। चलिए इसमें 26 नंबर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो बी यानी 2017 में, यानी इसकी स्थापना जो की गई थी 2017 में, यानी अप्रैल 2017 में जो है वो कृषक समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना अप्रैल 2017 में की गई थी। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, 2022 लाख वो बीत चुका है,
3 साल पूर्ण हो चुके हैं, 2022 यानी बीत चुका है। तो इसके टारगेट ये बनाया गया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी अप्रैल 2017 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 27 नंबर है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, वो एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था करने वाला था, सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी सी इसका आंसर सही हुआ। शेरशाह सूरी को जो है अकबर का अग्रगामी माना जाता है, यानी अकबर जो है शेरशाह सूरी के ही नींव पर अपना जो है साम्राज्य या एक कह सकते हैं महान साम्राज्य स्थापित कर पाया, इसलिए शेरशाह सूरी जो है वो अकबर का अग्रगामी माना जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। वीडियो के पार्ट में हमने देखा था मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था, इसका 1526-1530 तक, स्थापना 1526 से देख सकते हैं। सारी जानकारी पूरी वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से उसको देख सकते हैं। और इसमें देखें तो इसमें हम देख रहे हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इसमें दोनों हुमायूं और बाबर हैं, सॉरी हुमायूं और शेरशाह सूरी हैं, लेकिन प्रश्न में शेरशाह सूरी है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 और इसी बीच में देखें तो 1530 से 1556 तक हुमायूं था, यानी इसी के बीच में जो है हुमायूं के कार्यकाल के बीच में शेरशाह सूरी रहा था, तो इसको देख सकते हैं हम। अफगान वंश का था, बचपन का नाम फरीद, पिता का नाम जौनपुर में सासाराम के जमींदार, पिता इसके जो थे जौनपुर में सासाराम के जमींदार थे। मोहम्मद बहार खां लोहानी द्वारा शेर खां की उपाधि दी गई। बिलग्राम युद्ध, जिसको कन्नौज के युद्ध कहना जाना जाता है, बिलग्राम युद्ध के बाद उत्तर भारत में शूर वंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया। रोहतासगढ़ का किला एक कोहना मस्जिद का दिल्ली में निर्माण। इसी प्रश्न यानी जो है आगे इस पर आधारित प्रश्न है कि किला एक कोहना किसने बनाया, तो यही शेरशाह सूरी ने बनाया, यानी जो हम प्रश्न की चर्चा करें उसमें प्रश्न आगे मिलेगा। इसके बाद देखें कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय चलाते समय 22 मई यानी 1945 लिखा है, गलत लिख दिया है। या आपका इसका कार्यकाल देखें तो आपका 1545 तक है, तो 1545 होना चाहिए। 1545 में इसका जो मृत्यु हो गई। शेरशाह का प्रशासन ये महत्वपूर्ण था, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सिकंदरगंज शन की डंडी का प्रयोग किया, 178 ग्रेन चांदी का रुपया, 338 ग्रेन तांबे का दाम। आब बाब स्थानीय आय को कहते थे। जरीब माप की इकाई हेतु प्रयोग, यानी जरीब जो है आज भी जरीब है, जो उपयोग हेतु माप में होता है जरीब। पूछ देता जरीब क्या है, तो माप की इकाई हेतु प्रयोग। चौधरी मुकद्दम मुखिया होते थे। इसके बाद देखें 4 सड़कों का निर्माण करा, इसमें सोनारगांव से अटक तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड इसको कहते हैं, आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़गढ़ तक, लाहौर से मुल्तान तक इसने 4 सड़कों का निर्माण कराया। और इसके बाद हुमायूं के प्रमुख युद्धों को भी देख सकते हैं, इसमें शेरशाह सूरी शेर खां या शेरशाह सूरी शामिल दो इसमें रहा है, तो ये देख सकते हैं। इसमें पहला चौसा का, फिर बिलग्राम का, सरहिंद का, मच्छीवाड़ा का, हुमायूं के प्रमुख युद्ध में। और सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। शेर खां विजयी रहा, शेरशाह के दिल्ली, शेरशाह ने दिल्ली आगरा पर भी कब्जा कर लिया, हुमायूं ईरान चला गया। इसी दौरान हुमायूं निर्वासित जीवन जीने लगा। इसके बाद सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। हुमायूं के बारे में देखना चाहें तो ये सारी जानकारी दी गई, इसको आप देख सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चा नहीं करें क्योंकि प्रश्न से सीधे डायरेक्ट प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। सूरी देखें तो अकबर का अग्रगामी माना जाता है, तो अकबर को थोड़ा आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चा नहीं करें, आगे प्रश्न में रहेगा तो इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप देखना चाहें तो ये सारी जानकारी जो है अकबर के बारे में दी गई है। अकबर के बारे में सारी जानकारी दी गई है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है, यानी हमने 27 को देख लिया। 27 जो ये आपका था, यानी शेरशाह सूरी के बारे में था। 28 में देख रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स उस दौरान के लिए था कि जनवरी 2022 में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर हैदराबाद है। हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया, यानी इंडिया फर्स्ट ओपन राग, यानी इसमें देखें ये आपका है इंडिया फर्स्ट ओपन राग म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2022, तो ये आपका हैदराबाद में किया गया। उस दौरान जो यूनियन मिनिस्टर थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था हैदराबाद में। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट प्रश्न हम चर्चा कर चुके हैं। 29 नंबर प्रश्न यही शेरशाह सूरी के बारे में जब हम डिटेल देख रहे थे वहीं इसका था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कोना का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी का हम देख चुके हैं। पुनः इसको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। इसके बाद 30वें नंबर प्रश्न देखें तो यह है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्षेत्रफल बना आच्छादित है। हालांकि ये देखें 21 दिसंबर 2024 को जो है इसकी 18वीं एडिशन, यानी इसका 18वां एडिशन आ चुका है। 2021 का 17वां एडिशन था, 2024 का 18वां एडिशन आ चुका है। रिपोर्ट यानी 2023 रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि इस प्रश्न के हिसाब से 17 जो स्टेट यूनिवर्सिटी थे जिसमें देखें तो उनके भौगोलिक क्षेत्रफल 33% से अधिक क्षेत्रफल बना चाहिए था। इसको अपडेट कर लेते हैं, हालांकि पूरे कैंप में इसको अपडेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी अपडेट कर लेते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। तो इसमें देखें ये हाल ही में पर्यावरण यानी मंत्रालय, ध्यान देना हाल ही का मतलब 21 दिसंबर 2024 को, यानी पिछले वर्ष। और कौन सा मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, यानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं भारत परिस्थिति रिपोर्ट 2023 यानी ISFR 2023 जारी की। ISFR को भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI द्वारा 1987 से द्विवार्षिक, ध्यान देना है कि 1987 में प्रथम प्रकाशन हुआ। 18वीं रिपोर्ट है और ये प्रत्येक 2 वर्ष का होता है। इसमें ISFR 2023 के प्रमुख निष्कर्ष को देखें तो उसमें वन एवं वृक्ष आवरण को देखें तो 8,27,356.95 पर किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। इससे पूर्व में क्या था, यानी 21वीं जिस पर हम प्रश्न चर्चा कर रहे थे वो 24.62% था। इस बार यह है यानी वृद्धि कितनी हुई, 0.55% की वृद्धि हुई है। जिसमें देखें तो आपका 21
21.76% इसमें वन आवरण है। पूर्व में इसमें जो था 21.71 था, यानी 0.05 की इसमें वृद्धि है। और जो आपका यह है यानी वृक्ष आवरण है, इससे पूर्व देखें तो यह आपका जो था यानी इसमें जो वृद्धि हुई 0.50 की वृद्धि जो वन आवरण में हुई है, यानी इसमें से हम घटा दें तो आपका जो है यानी 2.91% जो था वो वृक्ष आवरण था 2021 यानी 17वीं रिपोर्ट में। यानी ये सारी जानकारी इसमें देखी जा सकती है कि आपका क्षेत्रफल वन आवरण है, संपूर्ण रूप से इसको देख सकते हैं। और ये सारी जानकारी इसमें वृद्धि दी गई है। इसमें शीर्ष यहाँ देख सकते हैं, शीर्ष 3 राज्य क्षेत्रों के साथ देखें तो मध्य प्रदेश पूर्व के बाद इसमें बना हुआ है। फिर इसके बाद सारी जानकारी इसमें दी गई है और इसका प्रतिशत और वृद्धि में इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अधिकतम वृद्धि वन एवं वृक्ष दोनों के साथ देखें तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान, दूसरे स्थान उत्तर प्रदेश से यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण है, सेकंड पोजीशन यूपी का है इसमें। इसके बाद सारी जानकारी दी गई। लेकिन प्रश्न पर लौटते हैं तो ये आपका प्रश्न था यहाँ उस पर 17 था, ध्यान रखना है। उच्च वन आवरण 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वन आवरण के अंतर्गत है। पिछले प्रश्न कितना 17 था, इस बार 19 हो गया, ध्यान देना है। इसमें से 8 राज्यों के शासन प्रदेशों अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर वन क्षेत्र 75% से अधिक है। और एक कार्बन स्टॉक के बारे में तो सारी जानकारी को इसमें देख सकते हैं। शीर्ष 3 देखें तो अरुणाचल प्रदेश यानी कार्बन स्टॉक के रूप में सारी जानकारी दी गई, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैग्रो वन के रूप में देखना चाहें तो यह गुजरात में मैग्रो आवरण की कमी देखी, जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में यह वृद्धि रही। तो ये सारी जानकारी मैग्रो वन के बारे में है। और जंगल की आग की घटनाओं देखें तो उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो शीर्ष 3 राज्यों में रहे। और ये सारा जो है मैप इंडिया का जो मैप उसके आधार पर और जो वृद्धि की गई है उसमें जो किसके अंतर्गत भारत में कौन कौन सी परियोजना चले, तो पेरिस समझौता, बान चैलेंज है, वैश्विक वन स्थिति में भारत जो शीर्ष टॉप 10 में शामिल है, सारी जानकारी इसमें देखा जा सकता है। तो अन्य सोर्स से भी देखना चाहें तो यह पर्यावरण व वन जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, ये देखें 17वीं रिपोर्ट में यही थे और 18वीं रिपोर्ट में यही नाम जारी किया। 21 दिसंबर 2024 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। और सारी जानकारी पूरी हम देख चुके हैं, सारा इसमें दिया गया है। और ये देखना चाहें कि वन तथा वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य देखें, ये सारी जानकारी जो इसमें दी गई है इसको देख सकते हैं। पीआईबी के माध्यम से देखें तो यह है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट को यहाँ देखना चाहें तो मैग्रो वन के बारे में दिया गया है। इसके बाद भारत विस्तृत रिपोर्ट के कुल कवर जिसके बारे में चर्चा किया दिया गया है। इसके बाद यह आपका कार्बन यानी एनडीसी कार्बन सीक्वेंस लक्ष्य आधारित प्रगति के बारे में भी दिया गया है पीआईबी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न यहाँ देखें तो यह दिसंबर 2021 में किसी टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर जो है डी है, सिमोन बाइल्स है। यानी इसमें टाइम्स पत्रिका द्वारा इनको एथलीट ऑफ द ईयर 2021 उस दौरान के लिए करंट अफेयर्स था तो ये घोषित किया गया। ध्यान देना, इसको अपडेट कर लेते हैं। तो टाइम पत्रिका द्वारा ही एथलीट ऑफ द ईयर 2024 देखें किसको घोषित किया गया है तो कैटरीन क्लार्क हैं। ये अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर हैं कैटरीन क्लार्क, और इनको टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। और 21 में कौन थे, सिमोन बाइल्स थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 32 नंबर प्रश्न, इसमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्योंकि घटनाओं विचार कीजिए तो हमने काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला इसमें देखें नाबार्ड, यानी नाबार्ड की स्थापना देखें तो यह आपका 12 जुलाई 1982 को जो है वह नाबार्ड की स्थापना की गई। और जितनी भी योजनाएं 3 हैं वो नाबार्ड द्वारा ही, यानी नाबार्ड द्वारा ही ये सभी योजनाएं इसमें हैं। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ये 2 योजनाएं नाबार्ड ही शुरू किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को देखें तो इसमें 1975 यानी सबसे पहले यही हो जाएगा, क्योंकि आपका देखा जाए ये नाबार्ड की योजनाएं हैं चालू की गई हैं, इसलिए यह पहले स्थान पर यह हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आपका पहला हो जाएगा शेष, तो उसमें क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका जो स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम के बारे में देखें तो यह नाबार्ड द्वारा ही शुरू किया गया था 1992 में शुरू किया गया। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना देखें तो 1998 में इसको भी नाबार्ड द्वारा ही शुरू किया गया था। जिस प्रकार से देखें ये क्रम बन जाएंगे आपके, यानी सबसे पहले जो आपका है 4 है, इसके बाद 1 2 3 है, यानी इसमें 4 1 2 3 यानी पहला ही सही, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें देखें 33 नंबर है। 33 नंबर इसमें करंट अफेयर्स है। इसमें है जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ध्यान देना है, ये सही पूछ रहा है। तो यह ध्यान दें कि अभी देखें आज आपका 7 जनवरी 2024 है, यानी जस्ट 5 दिन बाद यानी 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। यह भारत के जो महान दार्शनिक चिंतक और जो है भारतीय संस्कृति के अग्रदूत माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। तो इसके संदर्भ में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं डिटेल में। चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखें तो इसमें लिखा है 20वां संस्करण, ये 20वां संस्करण नहीं बल्कि 25वां संस्करण था, इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा इसका सही, यानी केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। इसमें ध्यान दें कि यह जनवरी में आयोजित किया गया, 12 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था और 1999 से यह आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजन देखें तो पुदुचेरी में वो वर्चुअल माध्यम से इसको आयोजित किया गया था। जबकि देखें 2024 में देखें तो इसका जो 27वां एडिशन नासिक में मनाया गया, 27वां एडिशन 2024 का था, नासिक में मनाया गया। और 28वां एडिशन जो 2025 का होगा वह नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। और 28वां जो 2025 यानी जो जस्ट 5 दिन बाद मनाया जाएगा, उसकी थीम जो है उठो जागो अपनी शक्ति पहचानो रखी गई है।
थोड़ा सा इसको अन्य सोर्स से इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे यानी NYD के रूप में आयोजित किया जाता है। वर्ष 1999 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। यानी इनको देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। इसमें देखें राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। और 2022 का देखें तो ये थीम इट्स ऑल इन माइंड रखी गई थी। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 22 का मनाया गया था और प्रश्न में 22 से ही संबंधित है, इसलिए इसमें ध्यान दे सकते हैं। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सारी जानकारी दी गई है। और इसको आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। वे 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया, साथ उन्होंने चरित्र निर्माण आधारित शिक्षा का समर्थन किया। वर्ष 1957 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन एक संगठन है जो मूल आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। करते हुए 2024 के बारे में देख लें PIB के न्यूज़ से। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2024, राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 नेहरू युवा केंद्र भारत की युवा भावना का जश्न, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर 763 जिलों में एक एकीकृत मंच के माध्यम से भारत के लिए स्वयंसेवक, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें हमने चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें 34 नंबर प्रश्न है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम ने किस वर्ष पारित किया था? इसका ए सही है, 2001 में पारित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका ये भी करंट अफेयर्स इसमें है। तो यह नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं? ध्यान देना, इसमें शामिल नहीं पूछ रहा है। इसमें जो शामिल है उसको देखें तो शामिल आपके चंडीगढ़, शिमला है और इंदौर है। इसमें कोयम्बटूर जो शामिल नहीं है, इसमें सही हो जाएगा। यानी चंडीगढ़, शिमला, भुवनेश्वर जो शामिल भुवनेश्वर वाले इसमें नहीं है, तो चंडीगढ़, शिमला, चंडीगढ़ और कोयम्बटूर इसमें शामिल नहीं है, यानी इसमें नहीं पूछा है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन यानी NDC का गठन देखें तो 1952 किया गया था। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और यह जो है 6 अगस्त 1952 को जो है NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें है 37 नंबर प्रश्न देखें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी जिसका नाम SIDBI है का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। SIDBI का वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना देखें तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में SIDBI का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है और स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। अगला प्रश्न इसमें देखें तो 38 नंबर है, कह रहा है रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है, यानी किसका घनत्व मापा जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देना है कि धुएं की अस्पष्ट घनत्व या अपारदर्शिता को मापने के लिए इसका रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसमें धुआं रहा है, डी इसका आंसर सही रहा है। 39 देखें तो एक किताब के संदर्भ में सूचनाएं दी गई हैं। तो ये बहुत ही साधारण प्रश्न आपका बन जाता है। इसमें देखें सबसे पहले कोई भी किताब, सभी लोग किताब पढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले शीर्षक दिया जाता है। शीर्षक के अंतर्गत ही किताब यानी टाइटल नहीं रहेगा तो किताब कोई मतलब नहीं है। अपने आप इसमें काट दीजिए जो सही होगा, यानी 5 से शुरू होगा सभी कट जाएंगे, एक ही सही है, इसमें सी सही हो जाएगा। सबसे पहले शीर्षक, इसके बाद प्रस्तावना, फिर इसके बाद यानी सबसे पहले शीर्षक रहेगा, फिर 2 इसमें विषय सूची रहेगी, फिर प्रस्तावना रहेगा, फिर 3 इसमें अध्याय रहेगा और लास्ट में जो है अनुक्रमण का दी जाती है। 40 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। तो यह निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? ध्यान देना, नहीं पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में देखें तो वह खरवार पाई जाती है, चेरो पाई जाती है। यानी चेरो देखें तो यह वाराणसी और सोनभद्र में पाई जाती है, तो खरवार पाई जाती है, चेरो पाई जाती है, गोंड पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो यह वाराणसी में नहीं पाई जाती है, बल्कि सहरिया जनजाति देखें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है, जबकि 3 जो है वो वाराणसी में पाई जाती है। यानी इसमें नहीं पाए जाने में डी सही आंसर है, डी इसका, यानी सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती वाराणसी में। वर्तमान में देखें तो उत्तर प्रदेश में 15 जनजातियां हैं, हालांकि इस पर पूर्व के वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति देखें तो वर्तमान में गोंड जनजाति, यानी गोंड जनजाति जो है वह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति से पहले थारू थे। इस पर पूरे वीडियो में विस्तृत चर्चा की गई, वहाँ से इसको देख सकते हैं, इस पर डिटेल नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें यह है 41 नंबर, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती हैं? तो बिजनौर है। यानी बिजनौर देखें तो बिजनौर से जो है गंगा जी के बारे में हमने देखा, नदी के रूप में इनकी लंबाई जो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है भारत में, और इनके बारे में डिटेल हमने देख लिया, पूर्व में ही इसमें नोट्स में देख लिया था। तो यह बिजनौर से में प्रवेश करती हैं। ध्यान दें कि गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा भारत के 5 राज्यों से भी होकर प्रवाहित होते हैं। इसमें देखें तो उत्तराखंड है जहाँ से यह गंगोत्री से निकलती हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश से बिहार है, झारखंड और वेस्ट बंगाल है, और बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं गंगा जी। तो ये आपका हो गया बिजनौर, ए इसका सही रहा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न में ही हमने पूर्व में देख लिया था कि जो गंगा जी नाम इनका है वो देवप्रयाग में गंगा जी नाम पड़ता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। यानी पूछा जा सकता है इसको इस प्रकार से कि देवप्रयाग में किनका संगम होता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम है, यानी देवप्रयाग
द्वीप्रयाग जो है अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग देखें तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है और इसके बाद अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती हैं और अलकनंदा देखें चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती हैं। चलिए अगला 42वां प्रश्न देखें तो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसका सही आंसर देखें तो बी यानी 108वां। इस पर हालांकि पिछली चर्चा पूर्व के अंक में हम जो राज्य व्यवस्था है भारतीय संविधान या पॉलिटी के बारे में एक विस्तृत अंक कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसको अपडेट थोड़ा कर ही देते हैं। इसमें देखना चाहें तो यह भारतीय संविधान के बारे में देखें तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है कि भारतीय संविधान के जो विषय यानी भाग हैं और किस अनुच्छेद से अनुच्छेद इसमें जो दिए गए हैं, ये सारी जानकारी कल के अंक में चर्चा कर चुके हैं, वहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्रमुख अनुच्छेद। हम इसमें अनुच्छेद 108 को देख रहे हैं जो प्रश्न संबंधित है। 108 को देख लेते हैं। यानी इसमें देख सकते हैं यह आपका जो है 108 है, यही प्रश्न था अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। और इसमें देख सकते हैं जो अब तक पूछे गए हैं, देखें ये आपका यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय संबंधित है। इसके बाद 101 जो इसमें सवाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष विपक्ष के बराबर होने पर यह किसमें है, यानी 100 सवाल के 1 में है। और इसके बाद ये देख सकते हैं 112 वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा जा सकता है। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और 137 को देख सकते हैं उच्च न्यायालय के पुनर्लोकित रिव्यू की शक्ति, सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद ग्राम के बारे में देख सकते हैं आपका यह जो है अनुच्छेद 243 जो है यह ग्राम सभा यानी क से शुरू है। इसके बाद आपका 243 था नगर पालिकाओं गठन संबंधित है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है अनुच्छेद संबंधी। और ये देख सकते हैं 239 जो है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 213 यानी यह देखें तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और यह मूल कर्तव्य यहाँ से आपका यानी 51 का मूल कर्तव्य है, यह भी आपका पूछा गया था अपर बीटी एग्जाम 2024 में। इसके बाद यह ग्राम पंचायत की स्थापना 23 से प्रश्न पूछा गया है। 243 का सहकारी समितियों का संवर्धन है। और यह इसके भाग में निर्वाचन आपात उपबंध सारी जानकारी से 2023 में देखिए। 26 से धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी 23 पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 21 का में देख सकते हैं निःशुल्क बच्चों के निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत ये देख सकते हैं कि 247 भी है। 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपलब्ध है। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना शक्तियों को संपत्ति से वंचित किया जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 280 वित्त आयोग आगे यही प्रश्न में यह होगा 280 और 300 का या 300 जो होगा आगे प्रश्न होगा। यहाँ देख सकते हैं 330 लोकसभा आयोग के प्रतिवेदन संबंधित है। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन को मदद का प्रयोग है। 331 देख सकते हैं आपका यह है 104वें संविधान संशोधन 2019 को निष्पादित दिया गया 331 को, क्योंकि लोकसभा में आंग्ल इंडियो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था और मतलब इसी के द्वारा आगे इंडिया में किया जाता है। इसके बाद ये देख सकते हैं 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, 338 का पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, 340 इस प्रश्न पूछा था, ध्यान देना है। पिछड़े वर्ग दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340 ये अपर पीटी एग्जाम 2024 में पूछा गया था। और इसके बाद 343 देखें संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी इत्यादि है। 350 का भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की विशिष्ट जानकारी। और ये 352 356 ये सारी जानकारी इसमें वित्तीय आपातकाल। और ये पूछा गया कभी ध्यान देंगे सूचियाँ ही महत्वपूर्ण इसमें, तो सूचियों संबंधित प्रश्न भी आगे आएगा, इसको सूचियों को आप देख सकते हैं। यानी 7वीं सूची देख सकते हैं, 8वीं सूची का आगे प्रश्न बनेगा, भाषाएं 7वीं सूची बल्कि प्रश्न बनेगा। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। 6वीं सूची जो आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें 4 राज्य हैं, ये सारी अनुसूचियाँ इसमें महत्वपूर्ण है, तो इसको देख सकते हैं आप यहीं पर। इसमें ज़्यादा विस्तार करते हैं, थोड़ा संक्षेप इसको करते हैं। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। तो इसमें देखें तो ये आपके जो हैं राजा मानसिंह तोमर थे, तानसेन भी थे, अदारंग भी थे, माल गुजरी इसमें नहीं है, डिस का गलत हुआ। इसमें थोड़ा सा देखना चाहें तो ये देखें ग्वालियर के राजा यानी ये जो आपके राजा मानसिंह तोमर हैं, इनके बारे में ग्वालियर के राजा थे, संगीत के राष्ट्रीय आश्रयदायी थे। और यानी संगीत के राष्ट्रीय आश्रयदाता ही नहीं अपितु स्वयं एक संगीतज्ञ थे, एक ध्रुपद गायक थे। और राजा मानसिंह देखें तो 1486 से 1516 तक इनका कार्यकाल था ग्वालियर पर। इसके बाद तानसेन जी के बारे में देखें तो ये अकबर के 9 रत्नों में एक थे तानसेन जी, और इनको जो है यह यानी हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। इसके बाद देखें सदारंग यानी ये अदारंग जी के बारे में देखें तो यह मोहम्मद शाह यानी जो है मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है, यह मुगल कालीन शासक था, यानी मुगल काल के विघटन के दौरान यह शासक बना था मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के दौरान यह अदारंग जी थे, यह भी हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित थे। और माल गुजरी के बारे में देखें तो यह जो है इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये हमने अभी पूर्व के ही अंक में देख लिया था, इस संविधान के बारे में डिटेल कर रहा है। यह कर रहा है भारतीय संविधान के अंकित अनुसूचियों में 3 विधा सूचियाँ यानी 3 इसमें, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची थी, वो हमने देखा कि 7वां जो था उसमें था, ये 6ठे में जो है आपका ATM स्क्वायर के जो राज्य थे, यानी इसमें जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि जो 4 महत्वपूर्ण राज्य थे जनजाति क्षेत्रों के लिए, वो आपके थे। इसके बाद 7वें जो थे वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वें भाषा था, इस पर हमने चर्चा करने के लिए यहाँ डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 45 नंबर ये देख सकते हैं तो 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। इसको थोड़ा विस्तार कर सकते हैं। तो नौजवान सभा देखें, इसकी स्थापना 1926 में पंजाब में की गई थी, यानी पंजाब में इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। इसके संस्थापक में देखें तो भगत सिंह थे, इसके बाद छबील दास जी भी थे, इसके बाद यशपाल जी थे, यानी अंबिका चक्रवर्ती जी इसमें नहीं थे, प्रारंभिक सदस्य में नहीं थे, यानी संस्थापक सदस्य में अंबिका चक्रवर्ती जी नहीं थे, यानी इसका सही रहा है।
नौजवान सभा के राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार थे, यानी थोड़ा सा देखना चाहें तो सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना, संगठित भारत राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवकों को देशभक्ति की भावना उत्तेजित करना, तीसरा ऐसे आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक आंदोलनों के साथ सहानुभूति प्रकट करना जो सांप्रदायिकता से दूर रखकर देश को उसके उद्देश्य तथा संपूर्ण आजादी था किसान और मजदूर राज्य लाने में सहायता करे, और चौथा इसका था मजदूरों और किसानों को संगठित करना, इसके उद्देश्य था नौजवान सभा के। यानी 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसमें 46 नंबर प्रश्न है, सुगमता सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ईच इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा था सही। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है, यानी ये सही है, यानी बैंकों से संबंधित। दूसरा गलत है, भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता का था, ये गलत है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से संबंधित है। इसमें सही आंसर ए रहा, यानी एक इसमें सही है। इसको डिटेल कर देते हैं। इसमें ध्यान दें तो उन्नत को सेवा उत्कृष्ट, यानी ये सब जानकारी इसमें देगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RBI के लाभ उठाने की योजना बना रही है। इसमें देखें ईच, इसमें ए पहल और लक्ष्य केंद्र द्वारा किए जा रहे सुधारों का हिस्सा होंगे। इसमें ग्रामीण बैंकों में कहा जाएगा कि ध्यान देना है कि सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभ सुधार करना है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है कि बैंक से ईच रिफॉर्म क्या है, इसके बारे में देखें। जनवरी 2018 में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसे भारतीय बैंक एसोसिएशन के माध्यम से तैयार किया गया था। बोस्टन काउंसिल द्वारा ग्रुप, यानी सारी जानकारी इसमें ईच सुधार एजेंडा के अंतर्गत देखें तो ईच 1 है, यानी 1.0 है ये जानकारी, ईच 2.0 है, और इसके बाद ईच 3.0, यानी सब ईच 4.0 और 5.0 इत्यादि है, सब जानकारी इसमें दी गई है। यानी ईच 5.0 भी इसमें शामिल है लेटेस्ट से। तो ये सब जानकारी बैंक संबंधित है, यह इसमें है। ये अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसमें बी और सी ही जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें यानी कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी दोनों दे दिया है इसमें, और दोनों विकल्प इसमें सही हो जाना चाहिए। तो ये दोनों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बी और सी दोनों घुलनशील है, जबकि और से जल में घुलनशील नहीं होते हैं। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन के बारे में देखें तो विटामिन आपका है, हालांकि वसा के प्रकार के बारे में देखिए, लेकिन प्रश्न नहीं है। प्रोटीन के बारे में भी दिया गया है सारी जानकारी, लेकिन हम यहाँ जो है विटामिन के बारे में देख रहे हैं, इसलिए इसी के बारे में देखें। इसका जो है आविष्कार फंक द्वारा किया गया था 1911 में। सारी जानकारी से देख सकते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील यही प्रश्न था, बी और सी है। शिष्ट जो देखें आपके वसा में घुलनशील है या कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं। और इस जानकारी से विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं उनकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है, तथा विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसके बाद प्रमुख विटामिन स्रोत उससे कमी होने वाले रोग को देख सकते हैं। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, और यह स्रोत और कमी से रोग इत्यादि देख सकते हैं। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, यानी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। प्रश्न संबंधित नहीं है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं इसमें। और यह प्रोटीन संबंधित कार्य है, और प्रोटीन के कार्य सारी जानकारी देख सकते हैं। और यह विटामिन के बारे में सारी जानकारी इसमें जो है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम देख सकते हैं, सी का वैज्ञानिक नाम, ई का और के का भी देख सकते हैं। और सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल विटामिन ए आवश्यक है। इसके बाद आवश्यक खनिज को देखना चाहें तो कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम, जिंक इत्यादि, लोहा इत्यादि को भी देखा जा सकता है। और जल के प्रमुख कार्य इसमें जल का भी दिया हुआ है, सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको आप देख सकते हैं। यानी सब इसमें महत्वपूर्ण है। ताकि प्रश्न जो था उसको हमने चर्चा कर लिया है। और संतुलित आहार को भी देखना चाहें तो ये सब जानकारी इसमें दी गई। पाचन तंत्र आप ज़्यादा करेंगे ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यानी हमने 47 नंबर प्रश्न देखिए, इसके बाद 48 नंबर देखते हैं। तो 48 नंबर यह है, डाप्सन इकाई सीलम के से क्या मापा जाता है। तो ये पहला इसका आंसर सही है, यानी ओजोन कंसंट्रेशन जो होता है वो डाप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है, ओजोन सांद्रता। तो इसमें डिटेल नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा विस्तार करना चाहें तो देखें तो ये ओजोन मंडल जो होता है समताप मंडल, यानी समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। और डाप्सन इकाई से ओजोन की मोटाई नापी जाती है। और ये धरातल से देखें तो 32 से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल पाया जाता है। यानी एक मंडल है जो आपके प्रमुख मंडलों में देखें तो ये आपका सबसे पहला क्षोभ मंडल है, जिसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं, बादल और वर्षा इत्यादि इसी मंडल में होते हैं। इसका दूसरा मंडल समताप मंडल है, इसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा होती है। यह 18 से 32 किलोमीटर होगा। इसको ओजोन मंडल में ओजोन पाया जाता है। इसके बाद आयन मंडल होता है, इसमें संचार उपग्रह इसी मंडल में होता है। इसके बाद वायुमंडलीय एक्सोस्फीयर होता है, इसमें S2 हीलियम की प्रधानता होती है, यानी हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है। और इसमें देखें तो जो मूल प्रश्न था कि ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों देखें तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन क्षरण परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। और ध्यान दें इस मंडल में, यानी जो ओजोन मंडल ओजोन है, इस मंडल में ओजोन गैस यानी ओजोन गैस जो O3 जो है कि एक परत पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ध्यान देना, पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेस से को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। यानी ओजोन जो सांद्रता है पृथ्वी की सुरक्षा कवच। ज़्यादा डिटेल कर दिए इसमें, आगे चलते हैं 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न आपका, इनके में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष थे। तो 1929 में जो थे आपके, यानी 21 नवंबर से 1 दिसंबर 1929 तक जो इसका 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, उसकी अध्यक्षता तो हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। इसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी, हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें किया था। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह है, बालखाश झील इनके में से किन देशों में स्थित है। तो बालखाश झील के बारे में देखें तो यह आपका जो है कजाकिस्तान, यानी यही सही है, कजाकिस्तान में जो बालखाश जो झील है ये स्थित है कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व हिस्से में। कजाकिस्तान के जो है दक्षिण पूर्व हिस्से में ये बालखाश झील पाई जाती है। और ये विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है। और मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील जो है बालखाश झील, मध्य एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है बालखाश झील, जो कजाकिस्तान में पाई जाती है।
यानी कजाकिस्तान के जो है दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न यह है, निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम व्यवस्थित करें। तो इसमें देखें जो ये पैसरा एक गाँव है, यानी यह बिहार में, यानी बिहार के मुंगेर जिले में पैसरा गाँव है। इसके बाद लेख हिया के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। लेख लिया जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, यानी उत्तर प्रदेश के जो है मिर्जापुर जिले में जो है लेख लिया है। बीरभानपुर देखें तो यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में यह एक गांव है। बीरभानपुर एक गांव है। इसके बाद महदहा को देखें, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इसमें ध्यान देना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है, यानी सबसे पश्चिमी यानी पूर्व की तरफ। इसमें सबसे पूर्वी आपका जो हो जाएगा वेस्ट बंगाल का बीरभानपुर हो जाएगा, यानी 3 इसमें जो है सबसे पूर्व में है, 3 सबसे पूर्व में इसको हटा देते हैं। और इसके बाद जो आपका है पैसरा हो जाएगा, यानी पैसरा आपके इसमें है क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद पुनः बिहार हो जाएगा। अब इसमें मिर्जापुर और प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ सबसे पश्चिमी इसमें है। तो आपका जो है महदहा जो प्रतापगढ़ में यानी 4, यानी ए सी इसका सही हो गया, 42-13 इसका सही हुआ। चलिए आगे 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसमें मिलान करना है, हालांकि हमने इस पर देख लिया है पूर्व में ही, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी साइंस के नोट्स में देखा। तो यहाँ पर 52 सूची पर सूची सेकंड मिलाना है। तो विटामिन के बारे में इसमें देखें तो इसमें जो विटामिन यानी 52 का जो आंसर है वो सही जो इसमें है वो डी होगा, यानी विटामिन आपका इसमें कैरोटीन जो विटामिन है। और एंजाइम जो है वो एक है, पेप्सिन इसमें एंजाइम है। हार्मोन्स इसमें देखें प्रोजेस्टेरॉन है जो पुरुष हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन जो है इसमें हार्मोन से। और प्रोटीन केराटिन है, प्रोटीन जो है केराटिन है। इसको डिटेल में देखा गया, वहाँ आप देख सकते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर डी रहा, यानी 21-43 रहा। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसमें है यह तीर्थंकर है और से संबंधित, यानी स्थल और तीर्थंकर के बारे में दिए गए हैं। देखें तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर में, और आखिरी जो महावीर स्वामी जी में 24वें तीर्थंकर। तो इसमें देखिए पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी अयोध्या संबंधित हैं, यानी अयोध्या में 5 तीर्थंकर हुए थे। इस पर हम चर्चा पूर्वक कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो अयोध्या में ऋषभनाथ जी हैं, यानी इसका सही आंसर देखें तो आपका जो है 53 का सी बन रहा है। सी का मतलब हुआ कि जो आपका सी का एक है, एलिमिनेट हो जाएंगे ये सारी चीज़। और शी इसका आंसर मतलब आपका श्रावस्ती में जो है शंभवनाथ जी संबंधित हैं, और काकंदी से संबंधित जो आपके हैं शुभिनाथ जी हैं, अयोध्या से ऋषभनाथ जी, और पबोसा से पद्मनाथ प्रभु संबंधित हैं। यानी इसका सही आंसर देखें तो आपका सी है, यानी 53 का सही आंसर है। 54 नंबर देखते हैं। तो यह कह रहा है कि इनमें से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग में सम्मानित किया गया था। तो यानी देखें इसमें तो आपका है जो स्वच्छ श्रेणी में जी स्टार रेटिंग से 2024 में देखें तो आपका जो है नोएडा है, लेकिन नोएडा इसमें है नहीं। तो इसमें जो है स्टार यानी आपका स्वच्छ कचरा मुक्त स्टार श्रेणी 5 स्टार से नोएडा को दिया गया था। इसमें जो आपका है वह आपका जो सही बन रहा है उसमें अलीगढ़ सही इसमें है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें 55 नंबर प्रश्न विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या इसमें जो है, यानी इसमें देखा जाए तो आपका इस प्रकार से बनेगा, यानी इसमें ऊपर वाला 5 में 5 का भाग करेंगे 1 होगा, और नीचे वाला जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे 7 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे आपका 10 हो जाएगा। इसमें इसका भाग करेंगे, यानी इसमें भाग क्या होगा, सी होगा, यानी 28 होगा, क्योंकि 7 चौका 28, 7 होगा और 4 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। इसका सही आंसर सी रहा है, यानी रीजनिंग संबंधी बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसकी बुक है, राजा राम मोहन राय जी की है, जो भारत में अग्रदूत के नवजागरण के अग्रदूत की प्रणेता माने जाते हैं, अग्रदूत माने जाते हैं। भारत में जो नवजागरण उसके अग्रदूत यही राजा राम मोहन राय जी माने जाते हैं। इसमें हम ऊपर विस्तृत देख चुके हैं। तो इसमें जो प्रश्न सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें 56 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस भाषा में इन्होंने लिखा था, ये भाषा पूछ रहा है। तो ये इनकी भाषा जो फारसी थी, मूलतः इन्होंने फारसी में लिखा था, और भूमिका अरबी में इनकी दी गई थी। तो सही इसका सी रहा। चलिए आगे चलते हैं, इसका विस्तार कर देंगे तो ज़्यादा समय इसमें भी खर्च हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है। तो इसमें देखें तो आपका इंसुलिन जो है यह पादप नहीं है, थायरॉक्सिन भी पादप नहीं है, एस्ट्रोजन भी पादप नहीं है, ये साइकोटानिन जो है यही पादप हार्मोन्स है। इसमें जो है आपके जो है वह मानव हार्मोन्स हैं। चलिए 58 नंबर देखते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ये बन जाता है। अमोनियम नाइट्रेट के रूप में जो होता है, नाइट्राइट के रूप में, बल्कि नाइट्रेट के रूप में अक्सर दोनों कन्फ्यूज लोग होते हैं, यानी प्रौद्योगिकी। तो इसमें नाइट्रेट है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट को, इसको व्याख्या की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर समय के अभाव में इसमें आगे हम चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 59 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें जो है दीवान के बारे में पूछ रहा है कि कौन किसका दीवान था। तो इसमें देखें औरंगजेब का जो बहुत फेमस दीवान थे वह असद खान हैं। असद खान जो कि 32 वर्षों तक जो औरंगजेब के दीवान थे। यानी कहने का से हुआ कि इसमें डी का 2 हुआ, यानी एलिमिनेट कर देते हैं। डी का 2 आपका इसमें 2 विकल्प सही है, यानी इसमें जो देखें डी और ए में जो ए सही हो जाएगा, यानी 14-32 इसका सही है। इसके बाद चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं, ध्यान देना, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो 60वें में जो अपने आप ये गलत एक 20 का है, क्योंकि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने आप ये गलत मिल जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स दलहन में, ये दलहन कानपुर में, यानी सही ये आपका भारतीय सब्जी अनुसंधान जो ये गोरखपुर में नहीं, बल्कि ये जो आपका है वाराणसी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है यह वाराणसी में है, ना कि गोरखपुर में है। शेष इसमें सही है, राष्ट्रीय जैविक
खेती केंद्र गाजियाबाद सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान यानी पल्स कानपुर में है, ये सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना दिया है तो लखनऊ में है, जबकि ये शुगर केन करके शुगर रिसर्च करता था, ये कानपुर में जाता। तो इसका जो गलत विकल्प है यानी सी है, ये वाराणसी होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये 60 प्रश्न रहे। नेक्स्ट 60 प्रश्न वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।